गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वेदांक उपाध्याय और हम बात कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो अभी तक हमने बायोकेमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे और इस वीडियो में भी हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक्स है जो आज हम कवर करेंगे ये बायोकेमिस्ट्री के नहीं माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक हैं, लेकिन रिसेंट ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग ये बायोकेमिस्ट्री में भी आए हुए हैं। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज़, और दूसरा क्वेश्चन है एलाइजा। इन दोनों टॉपिक्स या क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन लिखना भूल गया हूँ, तो आप इस जगह इंट्रोडक्शन डाल लीजिएगा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, किस नेचर की होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती हैं। जनरली फॉर्म्ड और प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल। हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा सेल होती हैं वो इसका फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तीन बातें याद रखी। एंटीबॉडी का क्वेश्चन आए तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आए तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। ओके, जनरली किस नेचर की होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती हैं, और इनका फॉर्मेशन कौन करता है? प्लाज्मा सेल्स करती हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात की जाए तो एंटीबॉडी कैन बी डिफाइन एज ह्यूमरल सब्सटेंस। एक ये ह्यूमरल सब्सटेंस है विच आर प्रोड्यूस इन सीरम, जो कि सीरम में प्रोड्यूस होती हैं, और टिश्यू फ्लूइड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ठीक है यार, ये तो हो गया, बट मतलब क्या है? तो देखो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक ह्यूमरल सब्सटेंस है जो कहाँ प्रोड्यूस होती है? सीरम में या ब्लड में या फिर टिश्यू के फ्लूइड में। ठीक है, तीन जगह मतलब दो जगह हो सकती हैं, सीरम या ब्लड में, और दूसरा कौन हो सकती है? टिश्यू के फ्लूइड में। लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा प्रोड्यूस होती रहेगी कि अरे बिल्कुल कंटिन्यू इनका प्रोडक्शन चल ही रहा है बिल्कुल फैक्ट्री की तरह। नहीं, ऐसा नहीं। ये कब होती हैं? जब एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिलता है। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं हम फॉरेन एजेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसे, तो जब वो एंटर करता है तो उसकी वजह से जो स्टिमुलेशन होता है उसको हम एंटीजेनिक स्टिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है? ह्यूमरल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होती है कहाँ पर? सीरम में या ब्लड में, और दूसरा कहाँ होती है? टिश्यू फ्लूइड के अंदर। किसके रेस्पॉन्स में? एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के रेस्पॉन्स में। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर क्या होती है? एंटीबॉडी आर मेड अप ऑफ 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन। ठीक है, 2 हैवी और 2 लाइट चेन से मिलकर बनी होती है। हैवी चेन आर लॉन्गर, हैवी चेन लॉन्गर होती है, एंड लाइट चेन आर शॉर्टर, वो छोटी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है H2L2। ठीक है, किस शेप की होती हैं? तो Y शेप की होती हैं। दे आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, ये किस नेचर की होती हैं? पॉलीपेप्टाइड नेचर की होती हैं। 2 हैवी चेन हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड और इंटरेक्शन, एंड 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन आर हेल्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 2 हैवी चेन है, ये एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाली एक हैवी चेन है, ये पूरी ये वाली दिस, और ये है लाइट चेन। ठीक है, तो जो हैवी चेन और जो लाइट चेन है ये दोनों एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी? ये जुड़ी हुई होंगी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यानी S और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। अब ये दूसरी हैवी चेन है और ये वाली पहली हैवी चेन थी, ये दोनों भी किससे जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? H2L2 जो फॉर्मूला है उसमें जो हैवी चेन है, ये वाली हैवी चेन, ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और जो एक लाइट चेन होती है और एक हैवी चेन होती है ये दोनों जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब ऐसा मत पूछना भाई लाइट चेन और लाइट चेन किससे जुड़ी होती है, ये जुड़ी ही नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको। ये वाली जो साइट होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये वाला, ये इसको बोलते हैं हम एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब एंटीजन इसी जगह पे आके बाइंड करता है। ठीक है, और इसमें बाकी चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो हमने ये 2-3 चीज़ों के बारे में बात किया। क्या होती है एंटीबॉडी? H2L2 मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से मिलकर बनी होती है। हैवी चेन लॉन्गर होती है, जैसा कि आपको इसमें इमेज में दिख भी रहा है, और लाइट चेन शॉर्टर होती है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड नेचर की होती हैं। 2 हैवी चेन किससे जुड़ी हुई होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और एक हैवी और एक लाइट चेन किससे जुड़ी हुई होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। मतलब इनके अंदर एक ही टाइप का इंटरेक्शन पाया जाता है जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ हेटेरोटेट्रामर। हेटेरो मतलब अलग अलग, टेट्रा मतलब 4, और मर मतलब पॉलीमर। ठीक है, ये क्या है? 4 मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि 4 टाइप के पॉलीमर है। 4 टाइप के पॉलीमर नहीं, मतलब ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। और 4 मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है सेम है, ये 2 सेम होते हैं और 2 सेम होते हैं, मतलब H2 और L2, 2 हैवी और 2 लाइट चेन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? हेटेरोटेट्रामर है। ठीक है, ईच चेन हैज 2 रीजन। इसके जो हर एक चेन होती है उसमें 2 रीजन होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रीजन और एक होता है वेरिएबल रीजन। अब
ये रीजन क्या होते हैं भाई, आइए जान लेते हैं। कांस्टेंट रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो जो कांस्टेंट रीजन होता है, जो एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इसका जो कांस्टेंट रीजन होता है वो ये बताता है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, जैसे GAMDE कौन सी है इनमें से। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, कि भाई जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसका फंक्शन है क्या। जैसे IgA है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, IgA होगी सिक्रेशंस में प्रेजेंट होगी। ठीक है, IgG है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब इनके फंक्शंस क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, सभी एंटीजन से लड़ती हैं बट एक अलग अलग में। जैसे कि अभी इन्फेक्शन तुरंत आया है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी फॉर्म होगी वो होगी IgM। ठीक है, IgM सबसे पहले लड़ने जाती है, कहती है अरे नहीं मैं सबसे आगे रहूंगी, ऐसे टाइप से। ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, फंक्शन और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कांस्टेंट रीजन। दूसरा होता है वेरिएबल रीजन। ये क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है रिकॉग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग विद एंटीजन। मतलब कि एंटीजन जहाँ पे बाइंड करता है और एंटीजन की जो रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, कि भाई कौन सी एंटीबॉडी पहले जाएगी, उसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है, वेरिएबल रीजन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन के बारे में। अब हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये 5 टाइप की होती हैं, GAMDE, यही सीक्वेंस होता है इनके ब्लड के अंदर प्रेजेंस का। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी IgG और सबसे कम होगी IgE। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ऑफ 5 टाइप, जैसा कि हमने बताया इस क्लासिफिकेशन में। लेकिन किस बेसिस पे, ऑन अ बेसिस ऑफ हैवी चेन। मतलब हैवी चेन में जो डिफरेंस है, अलग अलग जो हैवी चेन होती हैं उसके बेसिस पे इनको 5 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब किस किस के पास कौन सी हैवी चेन है देख लेते हैं। IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G के पास है गामा चेन। ठीक है, IgA इसके पास है अल्फा चेन। IgM के पास है म्यू चेन। IgD के पास है डेल्टा चेन और IgE के पास है एप्सिलॉन चेन। ठीक है, तो ये इनकी चेन्स के नाम है। अब हैवी चेन के नाम है ये, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये वाई शेप का। ठीक है, ये इसमें हमने बता दिया कि ये वाला जो है, ये जो लॉन्गर चेन है ये है, मतलब जो लॉन्गर चेन है उसको हम हैवी चेन बोलते हैं और जो ये दूसरी वाली है इसको हम लाइट चेन बोलते हैं। तो जो लॉन्गर चेन या हैवी चेन है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। लेकिन दोनों की जो लाइट चेन है, मतलब जितनी भी एंटीबॉडी है उनकी जो लाइट चेन है वो सेम रहेंगी। आइए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, द लाइट चेन आर सिमिलर इन ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज मेड अप ऑफ कप्पा एंड लैम्डा। मतलब कि यदि IgG होगी, IgA, MDE, सभी की जो लाइट चेन होगी वो या तो कप्पा होगी या लैम्डा होगी। लेकिन सभी की जो हैवी चेन है वो अलग अलग होगी। जैसे कि G में बताया उसमें गामा होगी, A में अल्फा होगी, उसके अलावा M में म्यू होगी, D में डेल्टा होगी और E में एप्सिलॉन होगी। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन की बात की। अब हम बात कर लेते हैं एक एक एंटीबॉडी के बारे में। अब एक सेकंड, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो आप क्या क्या लिखेंगे। आप केवल और केवल इसका इंट्रोडक्शन, यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है ये लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर इसका स्ट्रक्चर जो अभी तक, और खासकर जो इसका डायग्राम है ये जरूर बना के आना है। और इसमें आपको ये स्पेसिफाई भी करना है कि ये वाली जो साइट है ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, फिर ये आपकी कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन के बारे में बता देंगे, फिर क्लासिफिकेशन लिख देंगे। तो यहाँ तक का आपको लिखना ही लिखना है, और भी यहाँ तक का। ठीक है, अब इसके आगे का जो मैं बता रहा हूँ इम्यूनोग्लोबुलिन G, मतलब एक एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के बारे में, वो यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने में आपका जो 5 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आराम से 2.5 समथिंग पेजेस भर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मैं और लिखूंगा तो आप ये सब लिख सकते हैं। जैसे IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G है। ठीक है, ये क्या होती है, मोनोवेलेंट नेचर की होती है। मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा ब्लड में पाई जाने वाली जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है वो है IgG। ठीक है, मोनोवेलेंट होती है, यानी इसका एक ही मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, अब आगे कैसे मिलेगा, आगे एंटीबॉडी है उनमें कैसा मिलेगा वो भी बताएंगे। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,50,000 होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 7s। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज आ गई इसमें। सबसे मतलब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला तो क्या था, मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है। दूसरा कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और तीसरा, भाई प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो बेबी को क्या करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। और कौन सी प्रोवाइड करवाएगी, पैसिव, नेचुरल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, वो बच्चे ने खुद ने नहीं बनाई, यदि खुद बनाता बच्चा तो उसको एक्टिव बोलते, इसीलिए। और ये किससे मिली है, माँ से मिली है, तो हमने क्या बोल दिया, पैसिव। नेचुरल, भाई आर्टिफिशियली तो हमने इंसर्ट की नहीं है, मदर से आई है तो नेचुरल है। एक्वायर्ड, बच्चे के पास बाय बर्थ तो है नहीं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके आई है इसलिए एक्वायर्ड है। ठीक है, तो पैसिव, नेचुरल, एक्वायर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन
है ये, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। आईजीजी अपीयर लेट बट लॉन्ग लास्टिंग एंड परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन आया और तुरंत वही सबसे पहले आईजीजी जाएगी, नहीं, आईजीजी लेट अपीयर होगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन जाएगी भी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, देखो जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है और जो लेट आता है वो लेट जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। प्रेसिपिटे पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, तो इन सभी रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करती है। आपको जो याद रखना है वो है कि आईजीजी कब अपीयर होती है, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, वो मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है और मोनोवैलेंट है। ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है यदि आप रखना चाहें तो। आईजीए के बारे में बात करें तो ये बायोवेलेंट होती है। अब बायोवेलेंट का मतलब क्या हो गया भाई, 2 मॉलिक्यूल इसके एक साथ होंगे। 2 मॉलिक्यूल किस तरह से होंगे वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,60,000 होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 7s, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, तो फाउंड इन सिक्रेशन ऑफ बॉडी लाइक कोलेस्ट्रम, टीयर, बाइल एंड सलाइवा, ठीक है। आईजीए अकर इन 2 फॉर्म, दैट इज सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन एंड सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है भाई देखो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये ब्लड में तो प्रेजेंट होती हैं, तो ब्लड को क्या बोलेंगे, सीरम। तो सीरम आईजीए क्या होगी, जो ब्लड में प्रेजेंट है। एंड सिक्रेटरी क्या होगी, सिक्रेटरी मतलब जो हमारे सिक्रेशन में प्रेजेंट है, जैसे कि कोलेस्ट्रम हो गया, सलाइवा हो गई, टीयर हो गए, बाइल हो गई, इन सब में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिक्रेटरी एंटीबॉडी, सॉरी सिक्रेटरी आईजीए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बट कैन अल्टर द एक्टिवेट, एक मिनट कैसे हो गया, ओके ये ठीक है, ठीक है। तो क्या है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन बट कैन एक्टिवेट अल्टर कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे। ये कॉम्प्लीमेंट्री फिक्शन जो फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, बट उसका जो अल्टरनेट पाथवे है उसको क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती है, ठीक है, या एक्टिवेट कर सकती है। इट प्रमोट फैगोसाइटोसिस एंड इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस और जो इंट्रासेलुलर यानी सेल्स के अंदर जो किलिंग होती है माइक्रोब्स की या ऑर्गेनिज्म की, उसको प्रमोट करती है, ठीक है। ये हो गई आईजीए। अब हम बात करते हैं आईजीएम के बारे में कि ये क्या होती है। तो आईजीएम क्या है, पेंटावेलेंट है। अभी तक हमने क्या देखी थी, मोनोवेलेंट, बायोवेलेंट और पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट का स्ट्रक्चर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है भाई, पेंटावेलेंट है, 5 मॉलिक्यूल एक साथ है तो सबसे बड़ी तो हो ही जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको हम मैक्रोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी 9 लाख है, ठीक है, 9 लाख, ठीक है। बाकी का कितना था, 1,40,000, 1,50,000, इसका सीधा 9 लाख। बाकी का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग अलग था, इसका है 19s, ठीक है। ये मेनली डिस्ट्रीब्यूट होती है इंट्रावेस्कुलरली, जबकि आईजीजी कहाँ थी, मतलब एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये कहाँ पाई जाएगी, इंट्रावेस्कुलरली पाई जाएगी, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, इट इज़ अर्लीस्ट सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबुलिन। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब जैसे ही इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले आगे भागती है आईजीएम, कहती है नहीं मैं ऐसे करके, ठीक है। तो इट इज़ अर्लीस्ट सिंथेसिस इम्यूनोग्लोबुलिन। शॉर्ट लिव्ड होती है, देखो जो सबसे जल्दी आएगा वो जल्दी जाएगा, तो यानी सबसे पहले कौन सी आई, आईजीएम, तो ये सबसे पहले जाएगी भी। शॉर्ट लिव्ड होती है, डिसअपियर अर्ली, हैंस इट्स प्रेजेंस इन सीरम शो रिसेंट इन्फेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है भी, देखो जैसे ही आपके ब्लड में इन्फेक्शन आया या फिर एंटीजन आया, हमारी आईजीएम अपीयर हो गई, उसने कहा मैं हूँ ना, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है। अब ये जल्दी गई है तो जल्दी ही वापस आएगी, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि हाँ यार ये तो हाइपर एक्टिव है, तो भाई वो 2 मिनट में उसकी एक्टिविटी हो जाती है और वो वापस आ जाता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसका एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम उस वक्त ही सैम्पलिंग करवा रहे हैं, हमारा मतलब ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और उसमें पता लग रहा है कि भाई आईजीएम है ब्लड में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है तभी तो आईजीएम प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहती नहीं है, तो ऐसा बोल भी नहीं सकते कि हाँ यार हो सकता है 1-2 साल पहले का इन्फेक्शन हो, नहीं, अभी 1-2 दिन का इन्फेक्शन है और सबसे पहले भी ये अपीयर होती है इसलिए, ठीक है। कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती भाई, इतनी बड़ी साइज है तो प्लेसेंटा को कैसे क्रॉस करेगी। प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन फीटस शो कंजेनाइटल इन्फेक्शन। अच्छा, यदि ये देखो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन यदि बच्चे में ये पाई जा रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है उस बेबी को, ठीक है।
वेरी इफेक्टिव एंटीबॉडी इन एग्लूटिनेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन। ठीक है, ये सब आप आगे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। मोर एफिशिएंट देन आईजीजी इन दीज रिएक्शन। मतलब देखो आईजीजी है ना, वो भी एग्लूटिनेशन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करती है, बट आईजीएम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, आईजीएम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आईजीएम क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये प्रोवाइड करवाती है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आईजीडी के बारे में बात करते हैं। आईजीडी क्या है, ये मोनोवेलेंट है। कैसी है ये, मोनोवेलेंट। वापस आईजीएम की तरह आ गए, आईजीजी की तरह आ गए। ठीक है, मोनोवेलेंट। इट रिजेंबल्स विद आईजीजी इन स्ट्रक्चर। देखो भाई मोनोवेलेंट है तो आईजीजी की तरह होगी होगी। ठीक है, मोस्टली इंट्रावेस्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आईजीजी कहाँ थी, इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में इक्वल थी। इसका मोलिकुलर वेट होता है 1,80,000। 7 है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है और जनरली वर्क अगेंस्ट ब्लड इन्फेक्शन, और ब्लड इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, आईजीई क्या हो गई, ये मोनोवेलेंट होती है। 1,90,000 इसका मोलिकुलर वेट होता है। 8s इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, इट आल्सो रिजेंबल विद आईजीजी। क्यों करती है, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर मोनोवेलेंट है। ठीक है, ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर हीट स्टेबल। सभी इम्यूनोग्लोबुलिन हीट स्टेबल होती है, लेकिन ये नहीं होती, हीट लेवल होती है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर दिया ये टूट जाएगी, क्योंकि ओह माय गॉड मैं क्या करूँ, मतलब मेरे से मतलब ये क्या हो जाएगी, लेवल का मतलब क्या है, ये काम करना बंद कर देगी। बाकी सारी हैं वो हीट स्टेबल होती है, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट अप टू अ लिमिट। ओके, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेटिक रिएक्शन एंड अस्थमा, मतलब अस्थमा और एनाफाइलेटिक रिएक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो आईजीजी क्या करती है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड। आईजीए बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। आईजीएम ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करती है। और आईजीई मीडिएटेड रिएजेनिक हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, मीडिएट रिएजेनिक हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी को ये एक तरीके से मीडिएट करती है। ठीक है, तो आपको यदि इम्यूनोग्लोबुलिन का क्वेश्चन आ गया, मैं एक बार वापस बता देता हूँ, तो आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ लिखनी है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है ही, कांस्टेंट ये लिखना है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन, क्लासिफिकेशन जरूर से जरूर लिखना है, बट कहाँ तक का, यहाँ तक का। अभी मैं बोल रहा हूँ आईजीजी, आईजीएमडीई, ये जो स्पेसिफिक मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, वो यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। और जो ये लास्ट का है रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जरूर लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हमने बात की इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। हम आगे बात करते हैं एलाइजा टेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलाइजा के बारे में। अब एलाइजा क्या है भाई, ये कौन सा टेस्ट है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एलाइजा ELISA मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, ठीक है। अब एलाइजा क्या है, देखो नाम हमने सुना हुआ है एलाइजा का, बट ये टेस्ट आता किस वजह से, आता किस काम में, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट किसका होता है, एड्स का, HIV एड्स का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई यदि जो एलाइजा है ये पॉजिटिव आ गया किसी पर्सन में, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको एड्स 100% है, नहीं, हम उसको बोलेंगे कि आप इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है एड्स का वो करवा लो, जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यदि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तब हम उस पेशेंट को बोल सकते हैं कि हाँ आपको HIV का इन्फेक्शन हो गया है या आपको एड्स हो गया है। बट हम केवल और केवल एलाइजा के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि उस पर्सन को HIV एड्स है या नहीं है। ये एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब ऐसा क्या देखता है एलाइजा हमारी बॉडी में जिससे कि ये बताता है कि हाँ उस पर्सन को HIV का इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है वैरायटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। वो देखता है कि भाई एंटीजन कौन सा है और उसके लिए एंटीबॉडी कौन सी बनी है। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट हम HIV एड्स के लिए एक तरीके से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी पहले HIV एड्स के लिए ही है। ठीक है, जैसे HIV पढ़ते थे तो हम बोलते हैं ना इसका स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट है, तो ऐसा। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन आइसोटोपिक इम्यूनो ऐसे होता है, नॉन आइसोटोपिक इम्यूनो ऐसे होता है। इट इज़ मोर सेंसिटिव देन रेडियो इम्यूनो ऐसे एंड इन एलाइजा नो रिस्क ऑफ रेडिएशन हजार्ड। ठीक है, देखो एक RIA भी होता है, RIA मतलब रेडियो इम्यूनो ऐसे। ठीक है, ये उससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब जो RIA है इसकी एक्यूरेसी
एलाइजा से कम होती है, मतलब एलाइजा की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसलिए ये मोर सेंसिटिव है। दूसरा रेडियो अमीनो एसिड, नाम से पता लग रहा है रेडिएशन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और रेडिएशन के इन्वॉल्वमेंट से हम क्या बोल सकते हैं, जो कैंसर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन एलाइजा में ऐसा कुछ नहीं होता। तो RIA और एलाइजा में दो मेजर डिफरेंस क्या हो गए। सबसे पहली बात तो एलाइजा है वो मोर सेंसिटिव है, ठीक है। दूसरा ये रेडियो मतलब इसमें रेडिएशन का कोई हजार्ड या यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो हम रेडिएशन हजार्ड से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलाइजा का इंट्रोडक्शन। अब किस प्रिंसिपल पे काम करता है आइए वो भी देख लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में एंटीजन होता है, हम क्या करते हैं एंजाइम लिंक एंटीबॉडी को डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जो ये एंटीबॉडी है ये एंजाइम वाली है, ठीक है, ये हमने बाहर से डाली है, ये बनी नहीं है, हमने बाहर से डाली है। अब हम क्या करेंगे सबस्ट्रेट क्रोमोजन जो कि कलरलेस होता है उसको ऐड कर देंगे। सबस्ट्रेट क्रोमोजन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक एंटीजन था उसके साथ में हमने एंटीबॉडी डाली, मतलब एंटीजन हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट था, एंटीबॉडी मैंने डाली, वो भी कैसी एंजाइम लिंक, ठीक है। फिर मैंने क्या किया सबस्ट्रेट क्रोमोजन जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, हमको पता है ये कलरलेस होता है, और हमने उसको डाल दिया। अब इसको डालने से क्या होगा, इसको डालने से जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इसमें से जो एंजाइम है एंटीबॉडी का वो क्या करेगा सबस्ट्रेट क्रोमोजन के साथ में बाइंड कर जाएगा, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या करते हैं बाइंड करते हैं, तो सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम, ठीक है, देन शो कलर और प्रोड्यूस कलर। अब ये कलरलेस था, लेकिन कब तक था, जब ये सबस्ट्रेट था, लेकिन जैसे ही ये एंजाइम से लिंक होगा, ठीक है, एंजाइम से क्या होगा लिंक होगा, तब ये क्या करेगा कलर प्रोड्यूस करेगा। और कलर कौन सा प्रोड्यूस करता है, वैसे जनरली देखा जाए तो येलो कलर प्रोड्यूस करता है ये, बट और भी कलर हो सकते हैं, ये इसका जनरल प्रिंसिपल होता है, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है, एंटीजन बाइंड करेगा एंजाइम लिंक एंटीबॉडी से, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, हम सबस्ट्रेट क्रोमोजन डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो इस एंटीबॉडी का जो एंजाइम है इससे लिंक कर जाएगा और कलर शो कर देगा या प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। दूसरा एलाइजा यूज एंजाइम टू डिटेक्ट बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, कि भाई जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है वो बाइंड की है या नहीं की, इसके लिए एलाइजा किसका यूज करती है, एंजाइम का यूज करती है, ठीक है। व्हेन कलरलेस सबस्ट्रेट क्रोमोजन इज एडेड एंजाइम कन्वर्टेड दिस कलरलेस सबस्ट्रेट टू कलर्ड सबस्ट्रेट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंडिंग। भाई ऐसे कैसे पता लग गया कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है, हमने तो एंजाइम से पता लगाया, मतलब हमारा तो जो एंजाइम है उससे लिंक हुआ है सबस्ट्रेट नहीं। देखो एंटीजन और एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होती है, तो देखो ये जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी हमने डाली है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि जब ये एंटीजन के साथ बाइंड करती है ना तभी इसका एंजाइम एक्टिवेट होता है, उससे पहले इसका एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यदि मान लो एंटीबॉडी ऐसे ही घूम रही है, एंजाइम वाली जो ये एंजाइम वाली एंटीबॉडी है ये हमारे ब्लड में ऐसे ही घूम रही है और सबस्ट्रेट क्रोमोजन आएगा तो बाइंड नहीं होंगे वो, क्यों, क्योंकि जो एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं है। एंजाइम कब एक्टिवेट होगा, जब वो एंटीजन के साथ फॉर्म होगा, ठीक है। और यदि मान लो एंटीजन के साथ बाइंड हो गया यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया और सबस्ट्रेट क्रोमोजन डालने के बाद कलर मिल गया तो हम ये बता सकते हैं हाँ एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है। यदि नहीं बना होता तो कलर नहीं आता, और कलर कब आएगा, जब एंजाइम से लिंक होगा, और एंजाइम से कब लिंक होगा, जब एंजाइम एक्टिवेट होगा, और एंजाइम कब एक्टिवेट होगा, जब एंटीजन से वो बाइंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की इसके बारे में, ये हमने इसके प्रिंसिपल के बारे में बात की। अब एक प्रोसीजर और देख लेते हैं कि भाई प्रोसीजर क्या है। तो एलाइजा का प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर बोल रहा हूँ मैं, माइक्रो टाइटर प्लेट हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें 96 वॉल्स होते हैं, वॉल्स मतलब ऐसे छः टाइप से, ठीक है। तो 96 वॉल वाली हमने माइक्रो टाइटर प्लेट ले ली, उसमें हमने एंटीजन ऐड कर दिया, ठीक है। और एंटीजन क्या करेगा, जो प्लेट है उसके जो वॉल्स है उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, पेशेंट का सीरम ऐड कर दिया, पेशेंट का सीरम इन सेंस ब्लड ऐड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, वॉश कर दिया प्लेट को किसके साथ में, ट्राई फॉस्फेट बफर के साथ में, बाय विच अनबाउंडेड एंटीबॉडी विल वॉश आउट। मतलब कि हमने क्या किया, हमने एक प्लेट ली, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वॉल्स थे, ठीक है। हमने क्या किया, एंटीजन को ऐड कर दिया, एंटीजन ऐड कर दिया, उसके बाद हमने पेशेंट का सीरम यानी ब्लड डाल दिया, फिर हमने इसको जो प्लेट है हमारी माइक्रो टाइटर प्लेट, इसको हमने धो दिया, मतलब एक तरीके से वॉश आउट कर दिया। किसकी वजह से, किसके साथ, ट्राई फॉस्फेट बफर एक सॉल्यूशन होता है उसको हमने डाल दिया प्लेट के ऊपर, जिससे कि वो जो माइक्रो टाइटर प्लेट थी वो एक तरीके से वॉश हो गई। अब इसकी वॉशिंग का मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है जो अनबाउंडेड एंटीबॉडी है वो वॉश आउट यानी बाहर निकल जाए, ठीक है। हमें अनबाउंडेड मतलब जो एंटीबॉडी फ्रीली घूम रही है उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने उनको वॉश आउट कर दिया। फिर हमने क्या किया, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड की, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी हमने ऐड कर दी, फिर हमने वापस वॉश किया।
वापस वॉश क्यों किया? जिससे कि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है वो वापस बाहर निकल जाए। फिर हमने सबस्ट्रेट क्रोमोजोम डाला। सबस्ट्रेट क्रोमोजोम क्यों डाला? क्यों भाई? जिससे यदि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ होगा तो हमें पता लग जाएगा, और नहीं हुआ होगा तो हमें कलरलेस, मतलब हमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमने सबस्ट्रेट क्रोमोजोम डाला और मान लो उसमें पहले से एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका था, ठीक है, तो क्या होगा? कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। यदि नहीं बना था तो नहीं प्रोड्यूस होगा। अब कलर कौन सा प्रोड्यूस होता है? येलो कलर होता है। ठीक है, जनरली जो एंजाइम है वो जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, इसमें एंजाइम एंटीबॉडी वाला एंजाइम, तो वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है। फिक्स नहीं है कि येलो होगा, बट जनरली येलो करता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। क्या हुआ? हमने एक प्लेट ली, माइक्रोटाइटर प्लेट, जिसमें 96 वॉल्व थे, उसमें हमने एंटीजन को ऐड कर दिया। जो एंटीजन थे वो उस वॉल्व में जाके चिपक गए। ठीक है, फिर हमने पेशेंट का सीरम या ब्लड डाल दिया। फिर हमने उसको ट्राइफॉस्फेट बफर के साथ धो दिया या वॉश आउट कर दिया, जिसकी वजह से जो अनबाउंडेड एंटीबॉडी, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो बाइंड नहीं हुई थी, वो बाहर निकल जाए। उसके बाद हमने क्या किया? एंजाइम लिंक एंटीबॉडी को ऐड किया। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी को मतलब उसमें डालने के बाद में हमने वापस वॉश आउट कर दिया। उसके बाद क्या किया? हमने सबस्ट्रेट क्रोमोजोम डाला। ठीक है, सबस्ट्रेट क्रोमोजोम जो कि कलरलेस होता है, ये क्या करेगा? ये यदि इन केस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा तो क्या कर देगा? कलर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एंजाइम है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाएगा और कलर दे देगा। और कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा। ठीक है, ये क्या है? इसका प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं एलाइजा के टाइप्स के बारे में। तो 4 टाइप्स की होती है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इसके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रॉडर फॉर्म माइक्रोबायोलॉजी में आता है। ठीक है, तो आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल 2-3 चीज़ें याद करनी है, मतलब याद तो करना है बट ज़्यादा भी नहीं है। इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंटेट से, यानी इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। ये क्या करती है? एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करती है। तीसरा, ये नॉन आइसोटोपिक इम्यूनो एसे, और ये आरआईए से बेटर है, मोर सेंसिटिव है और लेस रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडिएशन का जो हजार्ड है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। और ये जो डायग्राम है या फिर एक तरीके से फ्लो चार्ट है, ये आपको ज़रूर बना के आना है। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम बता देंगे कि इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि ये फ्लो चार्ट आपको कहना क्या चाह रहा है, यानी समझाना क्या चाह रहा है। फिर हम प्रोसीजर के बारे में बता देंगे कि हमने ये प्रोसीजर किया है। पहले तो हमने प्रिंसिपल किया कि इस प्रिंसिपल यानी इस सिद्धांत के ऊपर ये काम कर रहा है, बट प्रोसीजर यानी लैब में हम कैसे यूज़ करेंगे, तो लैब में हम कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमने बात करती है इसके टाइप्स के बारे में। ओके, टाइप्स को आप चाहो तो पहले भी ऐड ऑन कर सकते हो। जो प्रिंसिपल है उससे पहले टाइप्स लिख लेना, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, फिर लास्ट में प्रोसीजर। ठीक है, तो और ये आपके 5 नंबर के लिए आराम से, मतलब काफ़ी है, मोर देन इनफ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। हमने आज बात की स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और एलाइजा के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और टेलीग्राम पे, मतलब जो ये नोट्स हैं, इनके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको फ्री में सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।